नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर वही 15 था, एलपी। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हमारे चैप्टर का नाम था। और उसमें हमने देखा था कि स्टूडेंट्स किस तरह से डाउट हम अटेंड करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार लॉजिकल बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको देखना है। हालांकि अभी जो मैं डाउट आपको कराऊंगा जो ट्रांसपोर्टेशन संबंधित है, पहले वो करवाता हूं। उसके बाद जिन बच्चों की दिक्कत आती है व्यवरोध बनाने में, कॉन्स्टेंट्स बनाने में दिक्कत आती है, उनके लिए भी एक शॉर्ट और बहुत ही इजी आइडिया आपको बताऊंगा। आइए पहले इसको करते हैं। आज हम ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित सवाल को हल करते हैं। और वो क्या है, मैं सवाल पढ़ता हूं और आप भी देख ले बुक में। आपकी बुक के एक्सरसाइज 15.2 का डाउट नंबर 10 मैं ले रहा हूं। दो अन्य भंडारों ए तथा बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। जैसे दो गोडाउन है जहां से अनाज सप्लाई होता है। उन सप्लाई देने वाली गोडाउन्स की कैपेसिटी है 100 क्विंटल और 50 क्विंटल। वो तीन राशन की दुकानों DEF को अन्न उपलब्ध करवाता है। जैसे हमारे यहाँ जो खाद्य निगम जो है, FC इसे बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी आप देख रहे हैं या फिर वर्ष पर्यंत आप देखते रहते हैं कि गांव में राशन की दुकान होती है जहां पर कम मूल्य पर, कम कीमत पर ₹1 ₹2 किलो में आपको चावल, गेहूं आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। तो वो है राशन की दुकानें। तो राशन की दुकानें हैं DEF, इन तीनों को, ये दोनों गोडाउन ए और बी अन्न सप्लाई करती है, अनाज सप्लाई करती है। और इन तीनों गोडाउन की जो आवश्यकता है, डिमांड है, वो 60 क्विंटल, 50 क्विंटल और 40 क्विंटल है। भंडारणों से यानी ए और बी जो गोडाउन्स हैं, उनसे इन दुकानों तक जो माल पहुंचाने का प्रति क्विंटल किराया जो है वो सारणी में दिया गया है। और परिवहन की लागत के निम्नतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए, यानी किराया है, एज ए खर्चा है, एज ए इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस संबंध में, इस रिगार्डिंग हम बात आगे करते हैं। आइए सबसे पहले मैं भी इसको आप चाहो तो सारणी के अनुसार अपन ले लें और उसके विवरण एक बार आपको बनाना बता दूं। चाहे उसको फेर में नहीं करें, आप रफ में कर ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, एक मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। आइए, यहां मैंने लिया कि ये गोडाउन ए है, इसकी कैपेसिटी है 100 क्विंटल। और यहां गोडाउन बी है, उसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से 50 दी है, 50 क्विंटल। ओके, 50 क्विंटल है सब। ये भी 50 क्विंटल है। तीन जो राशन की दुकानें हैं DEF, उनको माल सप्लाई देगी ये दोनों गोडाउन। ए और बी तो है भंडार गृह, जिसे गोडाउन कहते हैं, भंडार गृह है ए और बी तो। और DE और F राशन की दुकान है, जिनको ये भंडार गृह राशन सप्लाई करते हैं। इन भंडार गृहों की आवश्यकता है 60 क्विंटल, इसको 60 क्विंटल चाहिए। इसको 50 क्विंटल चाहिए और शायद इसको 40 क्विंटल चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब कौन सी राशन की दुकान को कहां से सप्लाई भेजी जाए कि खर्चा कम से कम आए, परिवहन कम से कम आए, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो सबसे कम आए, लागत कम आए। हमने मान लिया साहब ए से इसको x क्विंटल भेज दो। कितना क्विंटल भेज दो? x क्विंटल भेज दो। तो ये बी से कितना लेगा? भाई इसकी आवश्यकता कितनी है वो देखो। आवश्यकता इसको 60 क्विंटल चाहिए। जितना माल उसको ए से मिल गया वो 60 में से कम कर दो, जो नहीं मिला या जो कम पड़ गया वो बी से मंगवा लेगा। 60 क्विंटल इसकी आवश्यकता थी, डिमांड थी, उसमें से x कम कर देंगे। इतना माल वो भंडार गृह बी से मंगवा सकता है। ठीक है, मान लीजिए ए से जो ए से ई है वो y क्विंटल अनाज मंगवाता है। किससे? ए से। कौन? ई। ई क्या है? राशन की दुकान। ए क्या है? भंडार गृह, जहां से राशन सप्लाई होता है। अब इसको चाहिए टोटल 50 क्विंटल। 50 में से y तो यहां से ले लिया ना, अब जो बचाया कम पड़ेगा वो ले लेगा किससे? बी से ले लेगा। तो ई बी से कितना अनाज मंगवाएगा? जितना ए से मंगवा लिया वो उसकी डिमांड में से कम कर दो। कितना मंगवाएगा? 50 माइनस y क्विंटल। ई जो राशन की दुकान है वो बी भंडार गृह से सामान मंगवाएगा। समझ में आ रही इतनी बात? आगे देखिए। अब ये जो ई बच गया, सॉरी एफ को चाहिए तो 40 क्विंटल, पर ए एफ को कितना दे पाएगा वो देखो। क्योंकि ए ने x क्विंटल बी को दे दिया, y क्विंटल ई को दे दिया, तो 100 क्विंटल में से जितना दे दिया वो कम कर देंगे। जो बच गया इसके पास उतना एफ को दे पाएगा। कौन? ए। किसको? एफ को। कितना दे पाएगा? 100 क्विंटल इसके पास था, उसमें से x दे दिया, y दे दिया, वो घटा देंगे। 100 में से जितना दे दिया वो घटा देंगे, उतना ए एफ को दे सकता है। एफ ले कितना वो उसकी मर्जी है, पर ए उसको 100 माइनस x माइनस y क्विंटल अनाज दे सकता है। अब यहां बात करें कि एफ बी से कितना लेगा। अरे भाई जितनी उसकी डिमांड है उसमें से जितना आ गया ए की तरफ से उतना कम कर दो, बचेगा वो बी से मंगवा लेगा। तो देखो कितना मंगवाएगा? डिमांड थी 40, 40 में से कितना कम कर दो? 100 माइनस ये वाला मन कम कर दो। इस कोष्ठक को खोलेंगे तो ये हो गया माइनस का 100 प्लस का 100 प्लस का y, यानी बन गया x प्लस वाई माइनस 60। इतना मंगवाएगा। किससे मंगवाएगा? बी से। कौन मंगवाएगा? एफ। लिख देता हूं, देख लीजिए। इतना मंगवाएगा। अब देखना आगे, सारे विवरोध बन चुके हैं, सिर्फ z बनाना बाकी है। पहले मैं z बनाता हूं फिर आगे बात करते हैं। थोड़ी भाषा में लिख दूं पहले। माना भंडार गृह
भंडार गृह है ए से दुकान डी को 1 क्विंटल तथा दुकान ई को 2 क्विंटल अनाज भेजा जाता है। तो उद्देश्य फलन जेड वो लिखेंगे, यानी किराया ज्ञात करना हमारा उद्देश्य था। यहां टेबल बनी हुई है वो एक बार यहां आपके सामने बनाता हूं, इसको मिटाऊंगा मैं, पर एक बार आपको जरूरत है इसकी। देखो डी और ई और एफ को सामान भेजना है, इस ए से भेजना है और यहां से बी से भेजना है। ए से डी को सामान जाने का प्रति क्विंटल किराया 6 रुपए है। ए से ई को जाने का 5 रुपए है, सॉरी 3 रुपए है, और एफ को जाने का 2.5 रुपए है। फिर देखिए बी से डी को सामान जाने का 4 रुपए प्रति क्विंटल है, और फिर ई को जाने का 2 रुपए और एफ को जाने का 3 रुपए। ये सारा किराया प्रति क्विंटल है, ये आपको बता दूं। 1 क्विंटल का किराया है 6 रुपए। हम जेड बना रहे थे, पहले इधर एक बार रफली पूरा बनाता हूं, फिर यहां पे लिखूंगा। ए से डी तक 1 क्विंटल माल पहुंचने के 6 रुपए लगते हैं। ए से डी तक 1 क्विंटल माल पहुंचने के 6 रुपए लगते हैं। 2 क्विंटल के 12, 5 क्विंटल के 30। जितने क्विंटल माल सप्लाई कर रहे हैं ए से डी को, उस मात्रा को 6 से गुणा करना है। कितनी मात्रा सप्लाई हो रही है? x क्विंटल, तो x को 6 से गुणा करना है, 6x हो गया। ए से डी तक माल लाने का किराया होगा 6x, वो लिख दिया साहब। 6 गुणा x प्लस z निकाल रहे हैं। फिर आगे देखिए, ए से ई तक माल आने का प्रति क्विंटल किराया 3 रुपए है। जितने क्विंटल माल ला रहे हैं उसको 3 से गुणा कर दो, तो 3y प्लस ए से एफ का किराया 2.5 रुपए है। जितना क्विंटल माल आ रहा है, अनाज आ रहा है, उसको 2.5 से गुणा कर दो, तो ये 2.5 से गुणा इन 2.5 से गुणा कर दें हम। किसको करना है? 100 माइनस x माइनस y को करना। हो गया इतना काम। फिर b से यहां तक d तक आने का प्रति क्विंटल किराया 4 रुपए है, तो इसको 4 से गुणा कर दो। यहां e तक आने का 2 रुपए है, तो इसको 2 से गुणा कर दो। पर f तक आने का 3 रुपए है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। तो 4 गुणा 60 माइनस x प्लस 2 गुणा 50 माइनस y और प्लस 3 गुणा x प्लस y माइनस 60। फिर हल कर दें इसको, तो z बराबर 6x प्लस 3y, 2.5 को इससे गुणा करेंगे तो 250
माइनस 2.5x माइनस 2.5y, 6 चौक 24 240 माइनस 4x, ये हो गया प्लस का 100 माइनस का 2y प्लस का 3x प्लस का 3y माइनस के 1800 सॉरी 180। इन सबको हम जोड़ते हैं, ये 6x है, ये माइनस के 2.5x है, ये माइनस के 4x है और ये प्लस के 3x है। 6 और 3 9x तो प्लस के और 6.5 माइनस के, तो 2.5 बच गया, यानी 2.5x बच गया प्लस का 3y प्लस का 3y प्लस का 6y प्लस के 6 में से 2 गए 4y प्लस के 4 में से फिर 2.5 गया तो 1.5 बच गया, 1.5y बच गया। फिर 250 प्लस के 240 प्लस के 490 में से 180 सॉरी 490 और एक 590, 590 में से 180 जाएगा तो बच गया हमारे पास में 410 प्लस के बच गया 410। ये हमारा z बन गया। इस तरह से उद्देश्य फलन आप z तैयार करेंगे, सावधानी के साथ तैयार करेंगे, थोड़ी सी भी गलती होगी। ये डाउट ही इसी तरह का डाउट है कि इसमें काम करते वक्त पहले तो पता चलता नहीं है, जब हम लास्ट में हल क्षेत्र देख रहे हैं वहां हल क्षेत्र नहीं मिलता, तब जाकर किसी गलती को अपन ढूंढने निकलते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। और यदि हमें गलती मिल भी जाती है तो इतने किए हुए डाउट को वापस से करना और एग्जाम टाइम में वो भी इतने प्रेशर के अंदर बहुत ज्यादा महाभारत हो जाती है। इसलिए पहले ही काम आराम से करें, तसल्ली के साथ करें और ध्यानपूर्वक करें। इस डाउट को करते वक्त हमें 12-13 मिनट हाईएस्ट लगनी चाहिए, वरना 10 मिनट तक हो जाए। यदि इससे ज्यादा टाइम खा रहा तो एक बार इसको रोक कर बाकी सवालों को अटेंड करना चाहिए ताकि वो तो नहीं छूटे। ये 3 नंबर का डाउट आता है, ये बात मैंने आपको पहले से बता दी। ये z बन गया। अब व्यवरोध बनाएंगे हम, तो वो ही सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, यानी कैसे कैसे मैं किस पे ग्रेटर देन लगाता हूं, किस पे लेस देन लगाता हूं, ये सब डिपेंड मेरे मन से नहीं कर रहा हूं। जो सवाल में गिवन है स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल जो भी साइन लगा रहा हूं वो मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वहां पर लगाता हूं। तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार मैं किस तरह से लगाऊंगा साइन, वो देखिए। अभी फर्स्ट x पे लगाऊंगा, x ग्रेटर देन इक्वल 10 होगा। ये गुरु 10 कहां से आ गया भाई? इसकी डिमांड जरूरत 60 क्विंटल है। यदि x का मान मैं 0 कर दूं तो इस भंडार गृह के पास तो टोटल ही 50 क्विंटल है। ये भंडार गृह इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता। यदि ये सारा का सारा माल 50 का 50 क्विंटल इसको दे दे तो भी कम से कम 10 क्विंटल तो इसको ए से लाना ही पड़ेगा। तो x का मान 10 से कम तो हो नहीं सकता यदि इसको अपनी आपूर्ति पूरी करनी है। तो x 10 और 10 से ज्यादा हो सकता है यहां से 30 मंगा ले, यहां से 30 मंगवा ले, ये कर सकता है। तो x का मान 10 से ज्यादा हो सकता है, 10 के बराबर हो सकता है, पर 10 से कम नहीं हो सकता। तो पहला व्यवरोध बन गया x ग्रेटर देन इक्वल 10। y की बात करें तो y है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है। ये बात जम रही है क्योंकि इसकी 50 ही जरूरत है, 50 इसकी कैपेसिटी है, सारा का सारा माल इसको दे तो यहां से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये यानी ये फिक्स नहीं हुआ कि सारा इससे लेगा। हमने लिखा कि y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये नहीं भी ले और ले भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। तो सेकंड व्यवरोध ये हो गया। थर्ड की बात करें
इसकी डिमांड 40 है, इसके पास 50 पड़ा, तो यहां से भी काम चल सकता है, यहां से भी चल सकता है, तो इसका मान सो -x - y > 0। इसको अपन थोड़े से सुधरे हुए रूप में लिख देंगे, तो वो रहेगा, यहां लिख रहा हूं मैं कि x + y < 100। और हमें पता है कि इसको x दिया, इसको y दिया, तो कितना देंगे, 100 से ऊपर तो देने वाले नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी, भंडार की कैपेसिटी 100 है, तो 100 से ऊपर तो x + y होगा नहीं, यानी इसको मैंने यहां लिख दिया है। आगे नेक्स्ट की बात करें वहां से, तो यहां देखिए ये 0 हो सकता है, क्योंकि इसको 60 चाहिए, उसकी कैपेसिटी 100 है, तो यानी इसकी आपूर्ति वो आराम से कर सकता है, इसकी जरूरत ही नहीं, और जरूरत पड़ ले लेगा इससे। तो नेक्स्ट आया 60 - x > 0। इसको भी हम, जिनको मैं रेक्टेंगल में क्लोज कर रहा हूं, उनको मैं फिर से भी लिख रहा हूं। ये हो सकता है कि x < 60 हो जाएगा, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 60 से ऊपर थोड़ी जाएगा, इसकी जरूरत ही, डिमांड ही 60 है, तो इसका वैल्यू 60 और 60 से कम रहेगा। आगे हो गया हमारे पास 50 - y, वो भी > 0 हो जाएगा, और इसको भी हम दूसरे फॉर्मेट में लिख देते हैं, वो आएगा y < 50, क्योंकि y किसको दिया जा रहा है, e को, e की कैपेसिटी, e की डिमांड कितनी है, e की 50, 50, तो y का वैल्यू 50 हो सकता है, 50 से कम हो सकता है, पर 50 से ज्यादा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट की बात करें तो वो आ रहा है हमारे पास में x + y -60 > 0। तो इसको भी हम एक स्टेप फॉरवर्ड लिख दें कि x + y < 60। इसके अकॉर्डिंग, सॉरी, लेस देन नहीं है, ये x + y ग्रेटर देन है, पहले से ग्रेटर देन है, मैंने भूल से बोल दिया इसको से, ओके ये आ गया। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 हमारे व्यवरोध बन गए हैं। इन व्यवरोध की लैंग्वेज कल वाली रहनी है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, कल भी बोला था मैंने आपको, सिर्फ इनकी टेबल में आपको बना देता हूं। देखो इसकी टेबल नहीं बनानी है, डायरेक्ट लाइन होगी, इसकी भी नहीं बनानी है, और इसकी भी नहीं बनानी है, और इसकी भी नहीं बनानी है, 1 2 3 4 की नहीं बनानी है, और 1 2 सॉरी ये 2, 1 और 2, इन 2 की टेबल हमें बनानी है। तो मैं इसकी टेबल बना रहा हूं यहां, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 100 हो गया, y का 0 तो x का 100 हो गया, बस सिंपल है। इसकी टेबल अपन यहां बना देते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60 हो गया, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 60 हो गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देखते हैं यहां थोड़ा सा। हो गया, इस तरह हम दोनों अक्षों पर पैमाना
ले लेंगे। आगे देखिए, सबसे पहले इसकी बात करता हूं। x ग्रेटर देन इक्वल 10 है तो x का वैल्यू 10, ये 0 है, 20 इसके बीच में आएगा। इस लाइन पे x का मान 10 है तो इसका बड़ा मान किधर होगा, राइट में होगा। फिर y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मीनिंग होता है खुद x एक्सिस। y ग्रेटर देन इक्वल का मीनिंग होता है खुद x एक्सिस। फिर आगे देखिए, इसकी टेबल है, इसकी बात करते हैं और इसकी भी बात करते हैं। x लेस देन इक्वल 60, 60 पे लाइन खींचेंगे, हल क्षेत्र अंदर होगा क्योंकि लेस देन इक्वल है। y लेस देन इक्वल 50, ये लाइन रही, हल क्षेत्र अंदर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। 1 2 3 4 हो गया। इसका ग्राफ मतलब टेबल ए पढ़िए, 0 100 100 0, तो 0 100 यहां होता है और 100 0 यहां होता है। तो दोनों लाइनों दोनों पॉइंट को मिलाते सीधी लाइन खींच देंगे हम इस तरह से। फिर दूसरे का ग्राफ ये टेबल ये रही 0 60, ये रहा 0 60 और 60 0 यहां रहेगा। तो ये दोनों लाइन बिल्कुल समांतर आएगी, पैरेलल आएगी। इन रेखाओं के मध्य का जो भाग रहेगा वो हल क्षेत्र रहेगा। यानी इसमें हम वैल्यू बता रहे हैं 50 के ऊपर और ये है 60 के ऊपर, और ये 50 का पॉइंट है तो वो 50 होगा। यानी थोड़ा सा हम यदि इस लाइन को स्ट्रेट करना चाहें, थोड़ा सा ठीक से बनाना चाहें तो थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, मतलब हल्का सा आपको एग्जैक्ट इसका जो रिजल्ट देखना है वो बात है। ऐसे जाएगी लाइनिंग, तो ये बिल्कुल यहां इसके पास में नहीं जाएगी, हल्का सा काटेगी, इस तरह का एरिया बनेगा जैसा मैं बता रहा हूं। एक तो ये पॉइंट आएगा, एक यहां पॉइंट आएगा, एक यहां पॉइंट आएगा, एक यहां पॉइंट आ रहा है जो भी, ओके। तो 4 बिंदु इसके आएंगे, ये चारों बिंदु हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने में ये बिंदु पहले से ज्ञात है 60, 0। ये क्या करेंगे कि ये रेखा इस असमीका की है, यानी यह है x प्लस वाई बराबर 100 की रेखा है। तो यहां x का मान 60 है तो y का मान 40 हो जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 40 बराबर 100 होगा। इस इक्वेशन में x का मान 60 है तो y का मान 40 हो जाएगा अपने आप ही। यहां 50 है तो यहां 50 50 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है यहां दिखा रहा हूं मैं डार्क करके, एक बार देख लें। इस बिंदु के निर्देशांक 50 50 है और यहां जो बिंदु आएगा ये रेखा x प्लस वाई बराबर 60 वाली है, 10 है, x का मान 10 रखेंगे तो y का मान 50 हो जाएगा। तो ये जो बिंदु है वो आएगा 10, 50। इस तरह से 4 बिंदु मैंने ज्ञात कर लिए। और भी अकॉर्डिंग टू आप एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कितनी जगह प्रतिशत करता है, कितने बिंदु बनते हैं, उन सबको अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। उन सारे बिंदुओं से x और y के मान उठा के बारी बारी से आप z में रखेंगे, यहां x और y की जगह रखेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। जो सबसे कम लोवेस्ट जो वैल्यू आती है, इसकी सबसे मिनिमम जो वैल्यू आती है, हमें वो वाला बिंदु यानी उस बिंदु के निर्देशांक x और y के मान को निरूपित करेंगे। यानी जिस बिंदु पर इसका मान न्यूनतम होता है वो बिंदु, यानी उस बिंदु के लिए x और y ही इस सवाल का, इस उद्देश्य का, इस प्रोजेक्ट का
हल होगा। तो स्टूडेंट अच्छी तरह देखें, समझें, हल करें और फिर कॉपी में काम करना नहीं भूलें। एक बार इस बार आंसर देख लें, समझ लें, और अक्टूबर में आपकी जो नोटबुक चेक होने वाली है उसके लिए आप काम करते रहें, प्रयत्न करें। और अभी जो आपके पास आदेश आया उसमें ये है, वो भी क्लियर कर दूं मैं, बार बार फोन नहीं आए, कि आप पेरेंट्स की रिटर्न में परमिशन लें और स्कूल से स्वीकृत करवाएं। उसके बाद आप अपने स्तर पर अपने साधन से आकर स्कूल में डाउट पूछ सकते हैं। न कि क्लास लगेगी, न कि सामूहिक कक्षा होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बंदा आया, कभी कोई दो आए, वो आकर किसी ने डाउट पूछ ली, वो बात होगी। इसलिए उसको आप क्लियर रखें, तैयारी करें, मेहनत करें। डाउट आपको पूछना तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।